Good evening, dear students. Welcome to our channel Think Psychologically और मैं हूं एसपी सिंह। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चल रही होगी। उसी स्टडी में ऐड करते हैं एक और प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले की ही तरह इसको भी करना है। प्रश्न को बेहतर तरीके से अगर पढ़ा जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि विकल्प या आंसर सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर प्रश्न जल्दबाजी में आप पढ़ेंगे तो 100% आता हुआ सवाल भी गलत होने के चांस होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन आप सबको पता है, अनकॉन्शियस माइंड। ऑफलाइन में भी मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। जी जी जी, अगेन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, सारे लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषण। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ इज राइट। आप सबको पता है ये कॉन्सेप्ट लिया गया है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से। आप सबको पता है। और मनोविश्लेषण में मन के 3 भाग बताए गए, पोर्शंस बताए गए हैं, जिनमें पहला है अचेतन, फिर है आपका अर्धचेतन और फिर है आपका चेतन। आप सबको पता है अचेतन व्यक्ति का अचेतन भाग 90% है, अर्धचेतन 0 है, चेतन 10% है। और इसे ही फ्रैक्शनल या कह सकते हो पोर्शन, इसे ही फ्रैक्शनल पोर्शन में 9/10 और 1/10 के रूप में पूछते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, व्यक्ति में 90% अचेतन होता क्यों है? अचेतन है क्या? इसकी स्टडी किसके द्वारा की गई है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा की गई है, जिसे किया है सिगमंड फ्राइड ने। आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक है? निम्न में से कौन सा कारक अधिगम में, अधिगम का अर्थ है सीखना है। पहला है अभिप्रेरणा, अधिगम निस्सहायता, रुचि, अवधान। 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। बाधक पूछ रहा है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम खड़ी करता है। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। आप सबको पता किसका कथन है? सोरेनसन का कथन है। और ये पूछ रहा बाधक, तो ये नहीं होगा। अधिगम निस्सहायता का मतलब आया मदद ना करना, तो ये नेगेटिव है। रुचि प्रभावित करती है, अवधान का आशय है ध्यान
ये हुआ आपका इंटरेस्ट और ये हो गया आपका अटेंशन। तो आप सबको पता अवधान भी बाधक नहीं होगा, दूसरा होगा अधिगम निस्सहायता। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण का प्रथम चरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ द टीचिंग इज नियोजन करना, अग्रसरण करना, नियंत्रण करना, व्यवस्था करना। नियोजन प्रिपरेशन है, अग्रसरण टू फॉरवर्डिंग है, नियंत्रण टू कंट्रोलिंग है, अग्रसरण को डेवलपिंग भी कह सकते हैं, व्यवस्था आपका अरेंजमेंट है। तो बच्चा विदाउट डिले नियोजन तैयारी करना, लेसन प्लान पहले बनाते हैं आप, उसके बाद ही बाकी काम किए जाते हैं। तो शिक्षण का प्रथम चरण है नियोजन करना। नियोजन अर्थात तैयारी, और जिसे कहा गया है प्रिपरेशन। लेसन प्लान बनाना सबसे पहला काम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में देख लो सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट स्थित है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे इस दावे के साथ कि आप नए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट स्थित है चेन्नई, देहरादून, इलाहाबाद, दिल्ली। बताएं प्लीज। सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट चेन्नई में, देहरादून में, इलाहाबाद में, दिल्ली में। तो बच्चा राइट आंसर थर्ड, इलाहाबाद। वर्तमान में ये है आपका प्रयाग, ठीक है। भारत का सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्थित किया गया था। और इलाहाबाद में भी अगर बात की जाएगी तो इलाहाबाद को अंग्रेजी शासनकाल में या भारतीय शिक्षा के इतिहास में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा गया है, ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका पूर्व नाम म्योर कॉलेज है, वहीं स्थापित है ये, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है, डायमेंशंस ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। अनुभव, पाठ्य पुस्तक, अनुदेशन, उपयुक्त सभी। बताएं प्लीज। बीच में कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर कुछ मॉडल पेपर या प्रैक्टिस पेपर बहुत कठिन होते हैं, बहुत टफ होते हैं। तो बेटा टफ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप टफ को भी फेस कर सकें। इजी तो सब फेस करेंगे। तो पाठ्यक्रम विकास का आयाम है अनुभव, पाठ्य पुस्तक, अनुदेशन और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ठीक है। अनुभव भी है, पाठ्य पुस्तक भी है और अनुदेशन, इंस्ट्रक्शंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। प्रोजेक्ट विधि, जिसे आप कहते हो प्रयोजन विधि। तो अगर आप इससे भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो भी निकाल लेंगे। 1 सेकेंड का सवाल है। यथार्थवाद बिल्कुल नहीं, आदर्शवाद बिल्कुल नहीं, प्रयोजनवाद बिल्कुल सही है, प्रकृतिवाद बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की गई है प्रयोजनवादियों के द्वारा, ठीक है। और प्रयोजनवादियों में 2 नाम बेहतर हैं इस विधि के लिए। एक तो है ड्यूवी प्लस किलपैट्रिक, यही दोनों आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हार्वर्ड की शिक्षण प्रणाली कहलाती है? आसान सा सवाल है, आप सबको पता। 7 पदीय प्रणाली, 5 पदीय प्रणाली, 3 पदीय प्रणाली, 4 पदीय, 5 पदीय प्रणाली। ठीक है। 5 स्टेप्स प्रोसेस कनेक्ट्स विद हार्वर्ड्स टीचिंग प्रोग्राम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमील के लेखक हैं। अमील किसने लिखा? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, रूसो। अब सबको पता है ये अमील किताब का लेखक है रूसो। और ये सवाल बहुतायत इंपॉर्टेंट है। रूसो के बारे में इनकी दूसरी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और एक और बात है, आप सभी ने पढ़ते हो रूसो प्रकृतिवाद के जनक हैं। जी नहीं, प्रकृतिवाद के जनक डेमोक्रेट्स हैं। रूसो सबसे बड़े प्रकृतिवादी हैं। ठीक, मैंने आपको ऑफलाइन में बहुत बार बताया है ये सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रसेल टी ग्रेग के अनुसार, रसेल टी ग्रेग के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में सम्मिलित किया गया है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में किसको इंक्लूड किया गया है? प्रभाव डालना, निर्णय लेना, संप्रेषण, उपयुक्त सभी। बच्चा 4th इज राइट। ठीक है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में, शैक्षिक प्रशासन का कार्य है कि वो प्रभाव भी डाले, निर्णय भी ले और संप्रेषण भी हो, कम्युनिकेशन भी हो उसमें, और सारे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में तर्क एवं दर्शन के प्रबुद्ध छात्रों को क्या उपाधि दी जाती थी? मध्यकाल, मीडिएवल एजुकेशन की बात चल रही है, या फिर जिसे कहते हो आप मुगल काल, जिसे कहते हो आप मुस्लिम शिक्षा। यहां पर आप सबको पता 3 उपाधियां वितरित की जाती थी, आमिल, काबिल, फाजिल। तो अब ये पूछ रहा था तर्क एवं दर्शन के फील्ड में दी जाने वाली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दैट वाज फाजिल। आमिल, काबिल और फाजिल। आमिल थी इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता, काबिल थी अरबी फारसी भाषा साहित्य में, और ये फाजिल हो गई आपकी तर्क और दर्शन। स्नातक की यहां डिग्री नहीं है, ये थी वैदिक काल की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1950 में शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। 1950 में शिक्षा किस सूची का विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया वर्ष 1975, वर्ष 1986, वर्ष 1976, वर्ष 1968। तो बताएं प्लीज। ओके ओके ओके, अभी बताते जाइए लेवल कैसा चल रहा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा चल रहा है। इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, मजेदार मतलब चल रहा है? कितना कर पा रहे हो? ओके, चलिए तो देखो आप, शिक्षा राज्य सूची का विषय
1950 में थी, शिक्षा को समवर्ती सूची का बनाया गया बच्चा 1976, और ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और बनाए जाने की मांग या सुझाव दी गई थी राधाकृष्ण आयोग के द्वारा। ठीक, जिसे भारत सरकार ने 1976 में एक्सेप्ट किया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो एक नए अवतार में वर्ष 2009 से शुरू किया गया तथा महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है, का नाम है। पिछला भी दे रहा हूं और अगला भी दे रहा हूं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो एक नए अवतार में 2009 से शुरू किया गया था, महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है, का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान। उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएं प्लीज। यह है आपका सेकेंड, साक्षर भारत के रूप में, राइट। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी, जिस पर 2009 में जोर दिया गया था। ये बना आपका सर्व शिक्षा अभियान, और वर्तमान में है ये आपका महिला शिक्षा पर जो बल दे रहा है, यह साक्षर भारत। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य के मध्य में किया जाने वाला आकलन आधारित तो होता है। कार्य के मध्य में किया जाने वाला, इसका मतलब इन द टीचिंग, शिक्षण कार्य के बीच में जो काम किया जा रहा है, कार्य के मध्य में, देख लो आप, किया जाने वाला आकलन, असेसमेंट आधारित होता है निदानात्मक मूल्यांकन पर, योगात्मक मूल्यांकन पर, निर्माणात्मक मूल्यांकन पर। उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएं। निदानात्मक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, योगात्मक समेटिव इवैल्यूएशन, और निर्माणात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो बच्चा मध्य में जो किया जाएगा वो होगा निर्माणात्मक। ठीक है, वर्ष के अंत में जो किया जाएगा वो होगा योगात्मक, और जिसमें छात्र की कठिनाइयां चेक की जाती हैं, कारण जाने जाते हैं उनकी परेशानियों के, उनके कठिनाई लेवल का पता लगता है, वो होते हैं निदानात्मक। ठीक है, इसमें कठिनाई, और ये अंत में, और ये है बीच में। ठीक है, दैट इज राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा, अच्छा सबसे पहला सवाल तो यही है, बेसिक शिक्षा प्रोग्राम भारत में किसने दिया है? तो गांधी जी ने दिया है। कब आया है ये? 1937 में आया है। कहां आया था ये? वर्धा में आया था। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा इससे संबंधित कौन सी चीज नहीं है? तो शिक्षा सभी के लिए समान, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा, कृषि, हस्त कौशलों की शिक्षा। अच्छा बच्चा लोग, केवल के चक्कर में तो पढ़ना नहीं, क्योंकि कुछ हैं जो रात रात में एग्जाम पास करवाते हैं यूट्यूब पर, इसे पढ़ लो पास हो जाओगे, लेकिन सीख नहीं पाओगे। तो ये जो केवल पॉइंट आपको निगेटिव बताया जाता है, ये हर समय निगेटिव होता नहीं है, कई बार ये पॉजिटिव होता। तो केवल पर तो मत जाना मत। शिक्षा सभी के लिए समान, ये था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। अच्छा, सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, अगर हम इतनी बात करेंगे तो ये भी था। शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा, बिल्कुल था। कृषि, हस्त कौशलों की शिक्षा, बिल्कुल था। तो फिर ये नहीं था।
इसलिए हमारा आंसर ये है। आप सबको पता है गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मांग की थी, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए नहीं। राइट, क्लियर हुआ? 6 से 14 वर्ष गांधी जी के बाद आया है। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 सितंबर 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा। जी बताएं। 23 सितंबर 1952 और मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति, अब नाम भी नहीं है यहां पर, की अध्यक्षता में, तो बच्चा कौन था? कोठारी आयोग, आप सबको पता, ये है आपका 1964 कोठारी। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यही तो सेम है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये है आपका 1948, तो 3 तो वैसे ही क्रॉस हो गए, बचा 4। माध्यमिक शिक्षा आयोग, और इसी को कहते हैं मुदालियर आयोग। ठीक है, तो बच्चा इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर है, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। अगली बात यह है कि एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी के नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म के लिए तैयार हो जाएं, और फॉर्म ही के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9936474790। ठीक, और जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आपको सुपर टेट, टीपी टेट, सी टेट का कंप्लीट 30 नंबर का कोर्स परचेज करना है, अगर परचेज करना है तो भी आप मेरे इसी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट का कंप्लीट कोर्स है 499 में। ठीक, 499 में, और सी टेट, यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स है 399 में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। 9 नंबर एक बार पुनः सुने, 9936474790। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।